हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अभी भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने अभी तक भारतीय संविधान से संबंधित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख लिया है। इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में देखा था। संविधान की जो पृष्ठभूमि थी, संविधान, आप लोग इसमें राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि ये थोड़ा-सा हमको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अभी नया-नया है तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा है। ये ठीक हो जाएगा। जो संविधान की पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि, इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में देख चुके हैं। एक जो था, कंपनी का शासन था, कंपनी का शासन, और दूसरा जो था वो ताज का शासन था। किसका? ताज का शासन। ये जो था वो 1858 से 1947 तक था और इसमें हम लोगों ने 1773 से 1853 तक की चीज़ों को देख लिए थे। ये हम लोगों ने संविधान की पृष्ठभूमि के बारे में 2 पार्ट में पढ़ा था और ये हमारा पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 था। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित चीज़ों को, कि हमारा भारतीय संविधान में निर्माण कब हुआ, संविधान सभा का गठन कब किया गया, इसको कब लागू किया गया, ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हम इसमें कुछ चीज़ों को पहले से ही लिख दिए हैं, क्योंकि अगर इस चीज़ों को हम क्लास के साथ लिखते तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती। प्रॉब्लम का मतलब टाइम ज़्यादा लगता, तो इसलिए हमने इसको पहले से ही लिख दिया है ताकि आपको चीज़ों को बस हम समझा सकें, समझाते हुए, चीज़ों को बताते हुए इस टॉपिक को ख़त्म करें। और आप यकीन मानिए कि अगर आप इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत इस टॉपिक में नहीं आएगी। और अगर इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको उसे करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और आप उसे आसानी से कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में कि हमारा संविधान का निर्माण किस प्रकार से स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ों को देखते हुए करते हैं। हमारे जो संविधान सभा का गठन का विचार आया था, जो हमारा संविधान सभा के गठन का विचार आया था, वो सर्वप्रथम जो था वो 1934 में एम.एन. राय द्वारा रखा गया था। किसके द्वारा रखा गया था? एम.एन. राय द्वारा। जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। कांग्रेस ने कब की? 1935 में। और 1938 में पंडित नेहरू ने कांग्रेस की तरफ से घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ये किसने कहा? पंडित नेहरू ने। जो ये नेहरू की मांग थी, इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा मान लिया गया और इसी को ही अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो अगस्त प्रस्ताव को मानने के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा 1942 में स्टोफर्ड क्रिप्स, जो कि कैबिनेट मंत्री थे, उनके अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आया और इसने एक प्रारूप के साथ भारत में संविधान सभा के गठन की एक प्रारूप के साथ वो भारत आए। संविधान सभा के गठन को लेकर एक प्रारूप के साथ वो भारत आए थे। और जो इनका ये प्रारूप था, इसको एमएल यानी कि मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने अस्वीकार क्यों किया? देखिए, यहाँ पे हम चीज़ों को थोड़ा बहुत लिखते हुए चलेंगे, आपको समझाते हुए चलेंगे। जो मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए।
बांट दिया जाए और इनकी अलग अलग संविधान सभाएं हुई, अलग अलग संविधान सभाएं हों। ये मुस्लिम लीग की मांग थी, तो इसलिए मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया गया। फिर क्या हुआ, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना भारत आया। इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कारण था कैबिनेट मिशन योजना में कि इसे मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया और जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में उसे अस्वीकार कर दिया था। तो चलिए देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना के बारे में, ऐसी कौन सी चीज़ें थी। तो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। ये आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कैबिनेट संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ, तो 1946 में कैबिनेट मिशन की योजना के तहत इसका गठन हुआ। तो इसने दो संविधान सभा, जो मुस्लिम लीग का मानता था कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए जिनकी अलग अलग दो संविधान सभाएं हों, तो इस योजना को कैबिनेट मिशन ने क्या दिया, ठुकरा दिया। इसको ठुकरा दिया। तो इसकी विशेषता क्या थी, और ठुकराने के बावजूद भी मुस्लिम लीग क्यों इसको मान गए? ऐसा क्या चीज़ था इसमें कि क्रिप्स मिशन में जो चीज़ें नहीं थी उसमें ऐसा क्या चीज़ था जिसको मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को अमान्य कर दिया था और इसको मान गए? तो चीज़ें देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो जो कैबिनेट मिशन था इसमें जो कुल सदस्य होने थे वो 389 होने थे। 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए, जो ब्रिटिश मतलब भारत में जहाँ जहाँ ब्रिटिश का शासन था, और 93 सीटें वो देसी रियासतों को प्राप्त थी। जो 296 सीटों में से 292 सीटें गवर्नर के प्रांतों से और जो 4 सीटें थी वह मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से निर्धारित की जानी थी। ये अभी तक जो इसकी पहली इसमें सदस्यों की संख्या थी वो थी। और जो हर प्रांत और देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी, अर्थात 10 लाख लोगों पे एक सीट आवंटित की जानी थी। कितने? 10 लाख सीटों पे एक सीट आवंटित की जानी थी। हम आपको बताते चले कि ये जो 389 सदस्य थे इसमें से 15 महिलाएं सदस्य भी थी। कौन? महिला सदस्य भी थी। सदस्य भी थी। और जो इनकी और जो विशेषताएं हैं उसको अगर हम देखें तो हर प्रांत और देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुसार वो बांट गया था। ये तो आप देख लिए हैं। जो ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का जो निर्धारण था वो 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। 3 प्रमुख समुदायों के 3 प्रमुख समुदायों के तीन प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में में की जानी थी। वो 3 समुदाय कौन कौन से थे? तो थे मुस्लिम, सिख और सामान्य।
सिख और सामान्य, ये इस प्रकार ये चीज़ें थी। और जो सदस्यों का चुनाव होना था वो किस प्रकार होना था, तो जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत में प्रांतीय असेंबली के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। कैसे? एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तरीके से मतदान किया जाना था। ये ब्रिटिश प्रांतों वाले क्षेत्रों का, जो ब्रिटिश प्रांत में जो सदस्य चुने जाने थे उनका था। जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतों में रियासतों के प्रमुखों द्वारा लोगों का चुनाव किया जाना था। जो हमारा संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ, यानी कि जो हमारा संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में हुआ था, कब? जुलाई और अगस्त में। 296 सीट, यानी कि जो ये 296 सीटें जो थी वो ब्रिटिश, माने कि जो ब्रिटिश प्रांतों को, इसको ब्रिटिश प्रांतों को आवंटित सीटों पे चुनाव होना था। और इस 296 सीटों में 208 पे कांग्रेस ने जीत हासिल की और 73 पे मुस्लिम लीग ने और 15 पे अन्य लोगों ने जीत हासिल की। हम आपको यहाँ पे बताते चले कि जो 93 सीटें देसी रियासतों को प्राप्त थी, रियासतों को प्राप्त थी, वो भर नहीं पाई। क्योंकि क्या किया, जो ये देसी रियासतों के लोग थे, इन्होंने अपने आप को संविधान सभा से अलग रखा। क्यों? संविधान सभा से अलग रखा। संविधान सभा से अलग रखा। ये चीज़ें थी जो हमारे संविधान सभा के चुनाव में हुई थी। और अगर हम आगे देखें तो हम आपको बताते हैं जो संविधान सभा था, यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको संविधान सभा का चुनाव के वयस्क मतदाताओं द्वारा थोड़ा सा पेन चलने में दिक्कत हो रहा है, तो हम आपको जाने कि वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था, लेकिन इसमें प्रत्येक समुदाय उपस्थित थे, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि, इसमें उन लोगों के प्रतिनिधियों को जगह मिली थी। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें महिलाएं भी थी। तो ये चीज़ें थी जो हमारे जब संविधान का चुनाव हुआ उससे संबंधित था। अब हम बात करते हैं कि जो पहली बैठक, हमारी संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो कब हुई। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही। कब हुई? ये हमेशा आप देखते होंगे कि पेपर में ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि हमारी संविधान सभा की बैठक कब हुई, यानी पहली बैठक कब हुई। तो बहुत सारे लोगों को अगर ये चीज़ें ना पता होती हैं तो वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डेट याद नहीं रह पाता। तो आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। तो आप लोग यहाँ पे ये भी देखिएगा कि मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकार कर दिया गया। इन्होंने अलग स्वीकार किया, मतलब कि इन्होंने अस्वीकार
क्यों किया? क्योंकि ये लोग अलग पाकिस्तान पर बल दे रहे थे, यानी इन्होंने पाकिस्तान की मांग रखी। तो इसके कारण इसमें 211 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, क्योंकि ये उस सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, और 2 उपाध्यक्ष डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वीटी कृष्णमचारी 2 उपाध्यक्ष बने हमारे संविधान सभा के। इसके बाद हम देखें तो उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा पारित किया गया था, जिसे 26 जनवरी 1947 में स्वीकार लिया गया। ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? तो इस उद्देश्य प्रस्ताव में संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। आप देखे होंगे कि क्या नाम है कि इसके परिवर्तन रूप में ही संविधान की प्रस्तावना बनी थी, जो अभी हमारे संविधान की प्रस्तावना है। अब हम बात करते हैं 1947 के अधिनियम की। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन द्वारा बंटवारे की योजना, आप थोड़ा राइटिंग में मत जाइएगा क्योंकि ये चीज़ें लिखी नहीं जा रही हैं ठीक से। तो बंटवारे की योजना स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों ने अपनी लड़की भारतीय हिस्से के मुस्लिम सदस्य भी सभा में शामिल हुए। क्या 3 जून 1947 को माउंटबेटन द्वारा भारत के बंटवारे की योजना को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि जो मुस्लिम मतलब पाकिस्तान में जाने वाली जगह थी, उनके मतलब जो सदस्य थे उनको छोड़कर जो भारत में मुस्लिम थे वो सदस्य के अपने सीटों को ग्रहण किया, और जो देशी रियासतें थी उन्होंने भी अपनी सीटों को ग्रहण किया। जो हमारा ये बना था, क्या नाम है, 1947 का नियम, इसमें 3 परिवर्तन हुए। क्या क्या हुआ? भारत जो था वो सभा संप्रभु निकाय बन गई, यानी कि जो संविधान सभा थी वो संप्रभु निकाय बन गई। संप्रभु माने इस पर किसी भी प्रकार का कोई शक्ति नहीं थी इसके ऊपर। इसमें सदस्य जो थे वो 389 से 299 हो गए, क्योंकि भारतीय प्रांतों ब्रिटिश वाले में पहले 296 थे और अब 229 हो गए, और देशी रियासतों में 93 और 70 रहे, क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया था इसलिए इतनी संख्या बची थी। और जो तीसरा था, ये दूसरा चीज़ था जो हमारे संविधान में 3 परिवर्तन हुए थे। तो पहला परिवर्तन संप्रभु बन गया, और दूसरा सदस्यों की संख्या, और जो तीसरा था संविधान सभा एक विधायिका बन गई। और इसके 2 कार्य हो गए। 2 कार्य में कहा, देश के लिए आम कानून बनाना। संविधान सभा का ही जिम्मेदारी थी देश के लिए आम कानून बनाना। जब आम कानून एज ए विधायिका बैठक होती थी तो उसके अध्यक्ष जी मावलंकर थे, और जब संविधान सभा यानी कि संविधान निर्माण के लिए बैठक होती थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे? आप जानते ही हैं, राजेंद्र प्रसाद। अगर हम अब बात करें तो ये 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में कुछ महत्वपूर्ण समितियों का निर्माण किया गया था, जो बड़ी समितियाँ थी। हम यहाँ पे बस उनके नाम को और उसके अध्यक्ष को बात करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हमको याद रहनी चाहिए कि हाँ कौन सी समिति थी और उसके अध्यक्ष कौन थे। अक्सर एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और 3-4 ऑप्शन दे दिया जाता है और इधर से अध्यक्ष के नाम दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, और या तो मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष वो जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे। प्रारूप समिति के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो थे वो सरदार पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा कुछ छोटी समितियां भी थी, जैसे वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सदन समिति के अध्यक्ष
वी पट्टाभी सीतारामैया। राष्ट्रध्वज संबंधित आदर्श समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये जो अब हम देखते हैं प्रारूप समिति के बारे में। प्रारूप समिति क्या थी, क्योंकि हम देखेंगे कि अभी हम लोगों ने देखा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसके बारे में हम कुछ चीज़ों को लिख देते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, सबसे महत्वपूर्ण समिति, महत्वपूर्ण समिति थी। इसका गठन जो हुआ था, अगर हम इस करें तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ। इसकी जिम्मेदारी क्या थी, तो संविधान सभा स्वरूप तैयार करने की जिम्मेदारी थी। इसका काम था, प्रारूप समिति का काम क्या था, ये था। जो प्रारूप समिति थी इसमें 7 कितने सदस्य, 7। तो यहाँ पे हम सभी लोगों के का नाम तो नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे हम इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष तो वो थे वी आर अम्बेडकर। जो ये इनका प्रारूप तैयार करने के लिए बनाया गया था, तो जो पहला फरवरी 1948 में, हम यहाँ पे बोल ही दे रहे हैं क्योंकि लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, हम इसको बाद में चेक करके अगली वीडियो में सही से कर लेंगे, लेकिन अभी हम बोल देते हैं बस। जो संविधान सभा का पहला प्रारूप किया गया था वो फरवरी 1948 में पहला प्रारूप, और दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में किया गया था। अब हम इसके बाद देखेंगे संविधान सभा का प्रभाव में आना। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया। 299 में से 284 सदस्य बी आर अम्बेडकर को भारत के संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। अब हम इसके देखेंगे कि संविधान का प्रवर्तन 26 जनवरी 1949 को नागरिकता, जैसे जो 26 जनवरी 1949 को अनुच्छेद नंबर हम लिख दे रहे हैं, बस हम आपको बता दें कि नागरिकता, चुनाव तदर्थ, संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे से स्कोर से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद में जैसे हम लिख देते हैं 5, 6, 7, 8, 9,
ठीक से लिखा नहीं जा रहा है। 60, 24, 3 से 24, 3 से 66, 3 से 67, 3 से 79, 380, 380, 381, 391, 392, 393। ये जो कितने हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये स्वतः लागू हो गए, यानी ये स्वतः लागू हो गए। जो 26 जनवरी 1949 को, और इसके बाद शेष प्रावधान जो था हमारा 26 जनवरी हम लिख दिए हैं। तो ये जो चीज़ें थी, 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गई थी। और यहाँ पे तो ये थोड़ा सा यहाँ पे नवंबर होना चाहिए था। जो 26 जनवरी 1950 को बाकी चीज़ों को लागू किया गया। इसी दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि हमारा संविधान जो था वो कुछ चीज़ें जो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गई थी, तो ऐसा क्या कारण था कि इसको पूरी तरह से लागू नहीं किया गया, पूरे अनुच्छेदों को लागू नहीं किया गया और इसको आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को लागू किया था? ऐसा क्या कारण था? इसका इस डेट का कुछ ऐतिहासिक महत्व तो है ही, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ें थी। अब हम आगे कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, जैसे कि संविधान सभा के अन्य कार्य। संविधान सभा के अन्य कार्य, अन्य कार्य कौन कौन से थे हम यहाँ पे बोल दे रहे हैं, बस एक एक करके चीज़ों को बोल दे रहे हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि पेन ठीक से चल नहीं पा रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं तो लिखने में दिक्कत होगी और समय भी जाएगा, तो इसलिए हम चीज़ों को बोल दे रहे हैं नंबरिंग वाइज। पहला, 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। क्या? 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। एक और जो दूसरा चीज़ था, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। कब राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। और तीसरा, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। चौथा, ये पता नहीं क्यों ठीक से चल नहीं पा रहा है। चौथा, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को भी अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना भी गया था। अब हम कुछ चीज़ों को यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारा ये 2 साल 11 महीने 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। ये जो हमारा संविधान था, इसको बनाने के लिए 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था। कितने देशों का? तो 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था। इस संविधान को बनाने में 64 लाख रुपए का खर्च आया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम भी किया था। किसने? संविधान सभा ने। और कुछ बहुत अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कार्य थे,
इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो हम बता दें कि संविधान जो पहला तथ्य था वो भारतीय संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया। सर BN राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार यानी कि कानूनी सलाह के रूप में नियुक्त किया गया था। HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे, जो कि इटैलिक शैली में इनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट जो था वो शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, जिनमें नंदलाल बोस और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी रायजादा द्वारा हस्तलिखित एवं व्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय सौंदर्यीकृत एवं अलंकृत किया गया था। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखक जो थे वो वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था, और जिसे नंदलाल बोस ने एक सुंदर ढंग से अलंकित एवं ज्यामितीय किया था। ये थे हमारे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, हम उम्मीद करते हैं। और आगे हम एक चीज़ और बता दें आपको यहाँ पे कि जो संविधान का हिंदी पाठ था, तो मूल संविधान में हिंदी पाठ को प्राधिकृत रूप के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था, यानी हिंदी पाठ मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। सॉरी, बाद में 58वें कब 58वें संशोधन अधिनियम 87 द्वारा इस संबंध में प्रावधान किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 22 में एक नया अनुच्छेद 394 को जोड़ा गया। हम आप बात करते हैं जो संविधान सभा जो था, अब ये हमारा लास्ट है क्योंकि अब ख़त्म होने पे है, तो इसकी आलोचना बहुत लोगों ने की। तो आलोचना किस लिए की गई, तो हम आपको बताते चले कि लोगों का कहना था, जो आलोचक थे उनका कहना था कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, इसमें सिर्फ समय का बर्बादी किया गया, क्योंकि इसमें 2 साल 11 माह 18 दिन लिए गए। कांग्रेस का प्रभुत्व था, यानी कि जो संविधान सभा थी इसमें कांग्रेस के लोग ही थे, प्रभुत्व था। वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था, यहाँ पे संप्रभुता का अभाव था, और यहाँ पे हिंदुओं का प्रभुत्व था। ये चीज़ें हमारे आलोचकों द्वारा कही गई। हम आपको बताते चलें कि अन्य संविधान, जैसे कि जो समय लिया गया, जैसे USA के संविधान को बनाने में कितना समय लगा, USA 4 माह। और कनाडा का संविधान बनाने में कितना समय लगा, 6 माह। साउथ अफ्रीका का संविधान बनाने में कितना समय लगा, बस। तो इसमें भारतीय संविधान में भी चीज़ें थी वो हम लोगों ने देख लिया है। आप लोग इसको पढ़िएगा और इसके नोट्स को बना लीजिएगा। अगर आपको नोट्स की आवश्यकता होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, यानी कि करा देंगे। और यहाँ पे आप लोग राइटिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि आप यहाँ पे चीज़ें देखिए कि आपको जो चीज़ें हमने पढ़ाई है उस चीज़ों में से चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, यानी कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, उस हिसाब से आप इन चीज़ों को पढ़िएगा। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए